कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा और आज हमारे साथ सामने एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी श्री वीसी पांडे साहब, जो 40 साल की जिनकी बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने का अनुभव है, हर दिल अजीज, सरल व्यक्तित्व के धनी और शहर में जो एक सोशल सर्किल होता है, एक बहुत स्ट्रांग सोशल सर्किल मेंटेन करते हैं। पांडे जी, आपका स्वागत आज हमारे स्टूडियो में। और हम आपका स्वागत करते हैं और आज से आपसे पहला सवाल चैनल पर कि ये इतना लंबा जो बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस है वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे उसमें आपने इतनी उसे ग्रो किया आपने, और क्या आपकी यात्रा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मैं तो बहुत शुरू से आपका बहुत बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जितनी तारीफ़ आपने करी उससे कहीं ज़्यादा तारीफ़ के काबिल तो आप हैं। बहुत कुछ तो मैंने आपसे भी प्रेरणा ली है। जहाँ तक बैंकिंग कैरियर की बात है, मैंने अपना बैंकिंग कैरियर वर्ष 1978 में शुरू किया जी। इसके पहले मैं इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था जी। पोस्टिंग थी मेरी नैनीताल। जी। जैसे ही बैंक में पोस्टिंग हुई, हमारे बाबूजी ने तुरंत, उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, टेलीग्राम किया कि तुरंत आ जाओ, नौकरी छोड़ो, इनकम टैक्स की ठीक नहीं है, बैंक में आ जाओ। तो मैंने आगे बैंक ज्वाइन कर लिया ईश्वर की कृपा से, और बहुत अच्छा कैरियर रहा। बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल तक मैं गया। बैंक में बहुत इनोवेटिव काम किया, बहुत ही सामाजिक काम किया, समाज के विकास का काम किया। कुल मिला के एक बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा, बैंक का अनुभव रहा। और अधिकांश बैंक का काम मुझसे बैंक ने सिर्फ पब्लिक रिलेशंस में लिया। अब एक जो मुद्दा आज आपने मुझे बताया, वरिष्ठ नागरिकों का जो रिटायरमेंट के बाद की जो उनके या 60 वर्ष की आय होने के बाद जो उनकी आय है, जो भी उनकी बचत है, उसको एक अच्छे तरीके से ऐसा निवेश करें कि बाकी ज़िंदगी उनकी जो है वो अच्छी रहे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर हम आपकी बात ज़रूर सुनना चाहेंगे। आप देखिए, मेरी भी बहुत दिनों से ज़बरदस्त इच्छा थी कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलूं। हम आपको यहाँ ये बिल्कुल नहीं बताने आए हैं, ना हम बताना चाहते हैं कि आपको जो भी फंड्स मिला है उसको आप बैंक में डालिए या उसको आप म्यूचुअल फंड लीजिए या आप उसके SIP लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ। इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि सबको ये पता है। मैं आज जिंदगी के, जीवन के जो बहुमूल्य एक्सपीरियंस हैं, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे रूबरू कराऊंगा अपने दर्शकों को भी। और ओल्ड एज के फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या होती हैं? ऑफ कोर्स जी, बस यहीं पर नुकसान होता है। तो वही बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आज मैं आपसे जो कुछ भी शेयर करूँगा इस मामले में कि जो आपको बेनिफिट रिटायरमेंट मिला है, जो फंड्स मिला है, उसे कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं अपने दिल के एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और जो आदमी शेयर करने में एक बार बचेगा, जी, हिम्मत, भाई अगर आप नहीं करेंगे तो आप, अगर बुजुर्ग हैं तो किस लिए बुजुर्ग हैं? आप बुजुर्ग इसलिए हो कि आप अपने जो अच्छे अनुभव हैं, जिनसे लोग फायदा उठा सकते हैं, उसको आप शेयर करो। उसमें डरने की कोई बात नहीं। देखिए, जब हम रिटायर होते हैं, ठीक, चलिए अभी हम नौकरी पेशे वाली बात करते हैं। रिटायर तो नौकरी पेशे वाला होता है, बिजनेसमैन भी रिटायर होता है, लेकिन उनके पास चॉइस है कि आप कंटिन्यू करो या ना करो। तो अगर हम सेंट्रलाइज पेंशनर्स पे होते हैं, ऑफ कोर्स रिटायरीज पे होते हैं, सर्विस पे उस पे होते हैं, पेशे पर होते हैं, तो हमें जो भी फंड मिलता है, ठीक है,
अगर एक अच्छी पोजीशन पे आदमी रिटायर होता है तो मैक्सिमम फंड कितना होता है, 1 करोड़ 1.25 करोड़। जी जी। मुझे भी ऐसे ही मिला। और मैं समझता हूँ कि एक एवरेज, क्या ओवर एवरेज व्यक्ति भी 1.5-2 करोड़, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जो हमारे बाद की जनरेशन है जिनका पैकेज 5 करोड़ 6 करोड़, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी रिटायर ही नहीं हुए, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है। तो हमारे पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फंड आ गया। ठीक जी। अगर पेंशन मिलती है तो अलग बात है, पेंशन नहीं मिलती, बहुत सी कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंट है जहाँ पेंशन नहीं है, तो फंड्स पे ही रिलाई करना होता है और फंड्स की जो इनकम होती है उसी से उनकी जिंदगी चलती है। अब हमारे पास जो 1-1.5 करोड़ रुपया आया, ठीक, कहने को तो 1-1.5 करोड़ रुपया है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर व्यक्ति ईश्वर ना करे बीमार हो गया, एक झटके में 1-1.5 करोड़ चला जाएगा जी। तो इस पैसे को कहीं भी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि इस पैसे से आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करिए जी। एक बात, क्यों? क्योंकि यही तो आपकी जिंदगी है। यही, अब आप अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा काट चुके हैं। मान लीजिए 80 साल की उम्र है, 60 साल में रिटायर हुए, 3/4 काट चुके हैं, अब 20 साल बचे हैं। अब 20 साल आपको अपने इस पैसे को इस तरह से यूज करना है कि आपका पैसा इंटैक्ट बना रहे जी। और इससे जो भी आमदनी हो उसको इतने जुडिशियसली और इतने अच्छे से इन्वेस्ट करना है कि आपको जिंदगी भर उसका रिटर्न मिलता रहे जी। और इतना बेहतरीन मिलता रहे कि 10% और 20% नहीं, 100 और 200%। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जो आपको फंड्स मिले हैं उसको आपको किसी भी रिस्की जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसे करिए जहाँ पर आपके रेगुलर इनकम हो, और अगर आपकी पेंशन है फिर भी, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये फंड्स आपके, ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.5 करोड़ भी अगर फंड्स मिला है तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जैसे अब मेरी जिंदगी के 20 साल बचे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने जीवन में, हमारी इच्छा है लेकिन नौकरी की भाग दौड़ में, जिम्मेदारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम उनको नहीं कर पाए। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें अपने बचे हुए जिंदगी 20 साल को हेल्थ वाइज साउंड करना है। ये हमें सोचना है कि 20 साल हमें हष्ट पुष्ट रहना है, जिससे कि हमारे पास जो फंड्स है इसकी जो इनकम को हम अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएं और उपभोग कर पाएं। यस, ठीक है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये पैसे को 4 गुना कर लें और अपने लड़के के लिए ये करते हैं। जो कुछ करना था आपने कर लिया। लड़के के लिए, जो बच्चों के लिए जो कुछ करना था, बिटिया के लिए जो कुछ करना था आपने कर लिया। सब जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब आप ये सोचो कि इस पैसे को बचा के रखो, जिससे कि आप ये पैसा से आप पूरा एंजॉय करो जिंदगी भी, जो इससे रिटर्न मिल रहा है, और ये पैसा आपका इंटैक्ट बना रहे। अब आप मेरी बात समझ गए कि किसी भी स्पेकुलेटिव में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको पेंशन है जी। पेंशन तो आपको उतनी मिल रही है जितने आपका खर्चा भी चल रहा है, क्योंकि जब आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, सास ससुर आप लोग बन जाते हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और पेंशन, सही बात है, फिर परिवार के खर्चे में हो जाती है। कभी बेटा आ गया, कभी बेटे का फंक्शन हो गया, कभी ये हो गया। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट बचा है उसको आप कोशिश ये करिए कि आपको उससे रेगुलर इनकम होती रहे। ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जब दूसरा पॉडकास्ट होगा तब हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आप बैंक में रिकरिंग भी कर सकते हो, SIP ले सकते हो, जिससे आपको रेगुलर इनकम हो। अब क्या करना है, उस रेगुलर इनकम में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अब आपको जो पैसा आपका मंथली इनकम से आया, सबसे पहले आप उससे अपना हेल्थ बीमा लीजिए, अपना और अपनी स्पाउस का जी। ठीक है, सबसे पहले, और बहुत अच्छा लीजिए। जो मंथली इनकम आई आपके 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, उससे आप लीजिए। वो साल में एक बार ही होता है, ये एक्सपेंसेस नहीं है जी। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? अगर आपने 50 लाख का बीमा ले लिया और आपको अगर 80,000 रुपये प्रीमियम, 90,000 प्रीमियम आपने दे दिया, तो आपको अपने पास से नहीं देना था। आपने जो उससे इंटरेस्ट अर्न किया, और इंटरेस्ट भी कहाँ से,
जो बिल्कुल सेफेस्ट तरीका है, जी बिल्कुल सेफेस्ट तरीका, नो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, वहां से आपने लिया, भले ही आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ गया, एक बात, उससे आपने जो बीमा लिया, आप और आपकी स्पाउस की जिंदगी बिल्कुल खतरों से और बीमारियों से बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी क्यों? क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरे पास 50 लाख का बीमा है, अगर ईश्वर ना करे कुछ हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक बात और बता दूं, हमको ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इसका असली फायदा कैसे लेना है? जी इसका असली फायदा ऐसे लेना है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। जो हमारी स्पाउसेस हैं उनको ये तो मालूम है कि बीमा है, ये नहीं मालूम किस कंपनी का बीमा है, कितना बीमा है, वो कागज कहाँ रखे हैं, वो पॉलिसी कहाँ है। जी और हम लोग स्पाउसेस से बहुत कम शेयर करते हैं, 5% को छोड़ दीजिए, हम 95% की बात कर रहे हैं, शेयर नहीं करते। उनको कुछ हो गया तो आप सक्षम है, आप सब कर लोगे। अगर हम ही को कुछ हो गया तो उनको तो ये भी नहीं मालूम कि किस कंपनी का बीमा है, कहाँ पर कागज रखे हैं, कहाँ भी पॉलिसी रखी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है इसका अगर फायदा आपको उठाना है तो एक आपके कैलेंडर पे सारी डिटेल होनी चाहिए कि ये पॉलिसी है, यहाँ रखी हुई है, उसकी फोटोकॉपी ये रखी हुई है, ये उसमें कनेक्टिंग व्यक्ति है, और संकट हो जाए तो इस आदमी को फोन करो। तब आपको इस इन्वेस्टमेंट का, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट एक्सपेंसेस, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बात, अब आपने 60 साल तो बड़े भागदौड़ में निपटा दिए, बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, रिश्तेदारों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली। अब आपने अपनी लाइफ, अपने हेल्थ को सिक्योर कर लिया, इन्वेस्टमेंट। अब जो आपको मंथली इनकम, रेगुलर इनकम हो रही है, पेंशन तो आपको मिल ही रही है, जो आपको रेगुलर इनकम हो रही है, अब आपके पास असली एसेट्स कौन है? जो आपके नाती पोते हैं, वो आपके असली एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि देश का भविष्य, परिवार का भविष्य और समाज का भविष्य उन बच्चों के ही ऊपर है। जो पैसा हमें मंथली इनकम से आया, अगर हम वो अपना पैसा, भले ही हमारे बच्चे कितने भी वेलअप क्यों ना हो, अगर हम अपने नाती पोतों पर खर्च करते हैं, उनकी अच्छाई के लिए खर्च करते हैं, उनके बेहतरी के लिए खर्च करते हैं, उनकी खुशी के लिए खर्च करते हैं, आप यकीन जानिए कि आप जिंदगी का बहुत ही खुशहाल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक काम और करना चाहिए। आपकी जितनी भी इनकम रेगुलर हो रही है, आप अपने हर बच्चे के नाम पे नॉमिनल जो भी आपकी इनकम आपको परमिट करे, मंथली एक निश्चित रूप से मंथली अकाउंट सेविंग का जरूर खोलिए, मैक्सिमम टाइम का, ऐसे नहीं 12 महीने खोल दिया, मैक्सिमम टाइम का। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक लड़के ने लिखा फेसबुक पे कि अगर मेरे बाबा 1 रुपया 1 महीने में बचाते तो आज मेरे पास 200 करोड़ रुपया होता। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कैलकुलेट किया, तो वाकई में आप जो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों, नाती पोतों के लिए कर रहे हो, भले आप 200 रुपया महीना कर रहे हो, 500 रुपया महीना कर रहे हो, 100 रुपया महीना कर रहे हो, भूल जाओ आप उसको। एक समय जब आएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनको लगेगा अरे ये 70-80 लाख रुपया मुझे मिल गया, आपको भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि हमने इतना पैसा बचा लिया, कैसे बचाया, कब बचाया। तो अब आपको अपने फंड्स को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने परिवार और अपने आत्मा और अपने मस्तिष्क का सुख चाहिए। एक बात। नंबर 2 बात, आपने जो भी इन्वेस्ट किया, जहां भी इन्वेस्ट किया, बच्चे के लिए किया, अपने वाइफ के लिए किया, बेटे के लिए किया, नाती पोते के लिए किया, इसका एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को पता है, इसका रिकॉर्ड सबको मालूम होना चाहिए। और एक चीज होती है विल, बहुत से लोग अपने विल नहीं करते, क्यों नहीं करते मुझे नहीं मालूम, संकोच में नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। और अगर अपने बच्चों का सुख आप चाहते हो कि हमारा परिवार बंधा रहे, हमारे परिवार में कोई टूट ना हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका सही फायदा आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रॉपर विल रजिस्टर्ड विल होगी। निश्चित रूप से आप
आप अपने घर को इतना अच्छा मैसेज देके जाओगे, इतनी अच्छी स्थिति में आप करके जाओगे कि कभी किसी को कष्ट नहीं होता। कष्ट कहाँ होता है? कुछ लोग क्या करते हैं, फंड्स मिले, प्रॉपर्टी खरीद ली, वो प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको किराए पे दे दिया, उसको किराए पे दे दिया, इसके किराए पे दे दिया। एक बेटा एक बेटी है, दोनों विदेश में। अब जिन्होंने ये काम किया, भाई एक न एक दिन तो सबको जाना है। अब वो आए, अब उनके लिए इतना बड़ा टेंशन, वो अमेरिका में रह रहा है, अब यहाँ पर वो मुकदमाबाजी नहीं कर सकता है। आपकी दुकान को वो आपने दर्जी को दे रखा है, वो खाली नहीं करा सकता है इन्वेस्टमेंट का, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी। ऐसा इन्वेस्टमेंट बचाना चाहिए जी। ऐसा इन्वेस्टमेंट जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहिए। एक काम और करिए आप, जो आपका पैसा आए, एक बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम घर पे लगाइए, और जैसा भी गा सकते हो गाइए। गाना जो है वो जिंदगी में स्वास्थ्य के लिए उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। किसी थेरेपी है। सारे गम, जितने भी गम हैं, सब गाना मिटा देगा। और आप गाइए और यकीन मानिए आपको इतनी खुशी मिलेगी। मैं आपको एक बार बताऊं, मेरे घर में एक बहुत बड़ा साउंड सिस्टम है। मैं बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूं, लेकिन गायक हूं, और मैं डेली एक गाना रिकॉर्ड करता हूं, और मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। इससे बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है। ये आपके जीवन, ये खर्चा नहीं है। दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर योर हैप्पीनेस। और आप यकीन मानिए, अगर आप एक गाना रोज गा रहे हो, अपना मनपसंद का, कैसे भी गा रहे हो, आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा कि हमें किसी तरह से कुछ दिक्कत ही नहीं। ओल्ड एज क्या है? कुछ नहीं है। ओल्ड एज तो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। दिस इज नॉट एक दिन तो सबको जाना है। एक दिन सबको जाना है। गाते गाते चले जाएं तो क्या बात है। पांडे जी, जो चर्चा हम कर रहे हैं वो हो रही है उन लोगों के पास जिनके पास 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया है, उनको पेंशन मिल रही है। गरीब आदमी और उसकी डिपेंडेंस सरकार पर, ये एक भरोसेमंद डिपेंडेंस है कि नहीं है? जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात है, हमारी सरकार ने हमको काफ़ी हद तक सुरक्षित भी कर रखा है। चाहे बीमा से हो, चाहे जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ, चाहे अनाज से हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज से हो, बहुत कर रखा है। हमारी भी अपना फ़र्ज़ है। अगर हम बुज़ुर्ग हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने एक्सपीरियंस को, जो ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके समाज को ऊंचा बना सकते हैं, और हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार जो हम पे भरोसा करती है, उसको हम कारगर करना चाहें, तो हमको अपने एक्सपीरियंसेस को अपने जनरेशन में शेयर करना होगा। उनका उत्थान हो, राष्ट्र का विकास हो। पांडे जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव आज दिया है कि आदमी को, देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हर आदमी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अक्रॉस द बोर्ड वृद्धावस्था में एक तो भय होता है और एक खुशियां एल्यूड करती हैं आपको। तो भय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, और खुशियां ढूंढने के लिए बच्चे हैं, संगीत है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें आप खुशियां ढूंढ सकते हैं, एंड यू कैन लिव ए वेरी गुड लाइफ। मेरे ख्याल से ये आज की इस बातचीत का निचोड़ है, और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर पुटिंग अस दिस पर्सपेक्टिव इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑल्सो। थैंक यू। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।